यस सर, फिर मैं उससे कहूँगी वो आप जी। अच्छा, एक्सपेक्टेड नंबर का ना बेटा एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, मतलब अभी मुझे तसल्ली नहीं हुई कि तुम लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो हम लोग सपोज कर रहे हैं कि 3 कॉइन्स और टॉस्ड find the expected number of head appears. Three coins are tossed. Find the expected number of head appears. हाँ जी, इसी तरह टेल अपीयर्स भी हो सकता था। क्या ट्राई करोगे खुद से? यस सर, थोड़ा टाइम लगेगा। कोई भी नहीं, 2-3 मिनट से जरा सोचो इस क्वेश्चन पे और फाइंड करने की कोशिश करो। एक्सपेक्टेड नंबर पूछे गए थे कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड अपीयर्स। तो बेटा आपने सबसे पहले वेरिएबल चूज करना था। वेरिएबल चूज करने के लिए आपसे कहेंगे कि भाई 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एंड 0 हेड अपीयर्स। फिर आप कहेंगे 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 1 हेड अपीयर्स। फिर 2 हेड अपीयर्स और फिर तीनों के तीनों हेड अपीयर्स। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है? नो सर। नो अब सर। हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। अगर 3 कॉइन्स टॉस किए जाएं तो टोटल आउटकम कितनी होती है? 8। भाई ये तो कंफर्म हो गया ना कि डिनोमिनेटर में 8 चला जाएगा। यस सर। अच्छा, मसला अब यहाँ पे होता है कि यार चले 3 है तो भी पता चल जाता है कि भाई 1 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, ऐसा ही है। और ये प्रोबेबिलिटीज हैं, कहीं आपको पता तो नहीं चल गया मैंने कैसे लिखी हैं? हैं? बताया करें ना यार। सर यस कॉम्बिनेशन सर। हो गया सर। अच्छा, ये वैसे 3 कॉइन्स की प्रोबेबिलिटीज मैंने आपको फाइंड करना सिखाई थी जब टोटल 8 आउटकम हम लोगों ने की थी, मतलब जब बेसिक प्रोबेबिलिटीज कर रहे थे। लेकिन उन दिनों तो बेसिक प्रोबेबिलिटीज थी, मैंने आउटकम्स लिख दी थी और मैंने कहा था ये देखो सिर्फ एक ऐसी आउटकम है जिसमें कोई भी हेड नहीं है और वो सारे के सारे टेल थे, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/8। और यस सर। 3 ऐसी आउटकम थी जिसमें 1 टाइम हमारे पास हेड आ रहा था, तो इसलिए 3/8। 2 हेड के लिए भी हमारे पास 3 ही आउटकम्स थी, तो फिर 3/8। और तीनों के तीनों हेड हों उसके लिए सिर्फ एक आउटकम थी, तो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब हम लोग कैसे, हम लोग इसकी फेवरेबल आउटकम कैसे फाइंड किया करेंगे? NCR से हम लोग देखेंगे कि 3 टाइम्स एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। सी कितने हेड चाहिए आपको? सपोज कि अगर आपको 0 हेड चाहिए तो 3C 0 करना 1, तो ये फेवरेबल आउटकम है कि अगर 3 कॉइन्स को टॉस करें तो एक ऐसी आउटकम होगी जिसमें कोई भी हेड नहीं होगा, तो 1/, अब टोटल आउटकम को तो पता चल जाएगा ना, 2⁻3, 2 × 2 × 2 = 8। यस सर। अब अगर आपको 1 हेड चाहिए तो फिर 3C, 1। 2 हेड चाहिए तो फिर 3C 2। तो जरा चेक करो 3C1 3C2, क्या 3 आंसर नहीं आता? 3 आंसर कि 3 ऐसी आउटकम्स होंगी जिसमें 1 टाइम हेड होगा या 2 टाइम हेड होगा। क्लियर? यस सर। और अगर आप 3C3 कर दें
फिर 1 है। 1। 1 सर। अब बेटा देखो, अब चाहे मैं आपको यहाँ पे 10 कॉइन्स ही क्यों ना कह दूं कि 10 कॉइन्स और टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट probability that 7 head appears। अब अगर ये मेथड आपको आज ना बताता तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था कि पहली बात तो 10 कॉइन्स के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो वो तो आपको पता चल जाएगा ना कि 2 रेज टू पावर 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 10 टाइम्स, तो मतलब 2 रेज टू पावर 10। ये तो पढ़ा हुआ है ना काउंटिंग मेथड्स में हम लोगों ने, m × n रूल। यस सर। यस सर। यस सर। अब बात आनी थी फेवरेबल आउटकम की, तो अब पहले फेवरेबल आउटकम फाइंड करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब क्या करेंगे, 10C7 ये फेवरेबल आउटकम आ गई और ये प्रोबेबिलिटी का आंसर हो गया। बता देंगे ना आप उसे, यस सर। तो क्या आंसर आता है कि भाई टोटल 120। के टोटल आउटकम है 1024 और इसमें से आपकी जो फेवरेबल आउटकम्स आएंगी वो आ रही हैं 120, तो आप उसे आंसर क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी 15 का और 1 to 8। प्रोबेबिलिटी का 15 आंसर ओवर 15/128। 128 तो आप बताएं, अब क्या ये क्वेश्चन मुश्किल हो गया आपके पास? नो सर, इजी। अच्छा, अगर यहाँ पे कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 7 हैड अपीयर, तो मुझे जरा 100 तो करके दें। मोर देन 7 हैड अपीयर, 10 coins are tossed, find the probability that more than 7 had appears। जल्दी करें जल्दी करें, अभी एक्सपेक्टेड नंबर को मैंने छोड़ दिया है, मैंने प्रोबेबिलिटी पे आ गए हूँ। आप चाहे 100 कॉइन्स ही क्यों ना बता दें, आप उसे इजीली बता देंगे कि भाई ये प्रोबेबिलिटी है, ये फेवरेबल आउटकम है, इसमें बता देंगे ना। लेकिन ये बात है सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स के केस में। यस सर। हाँ जी, क्या आंसर करेंगे? 10C मोर देन 7 का तो 7 शामिल नहीं होगा, 10C8 8 ये सारी आउटकम्स प्लस 10C9 9 प्लस 10C10 10 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 10। 2 raised to power 10। यस सर। ठीक हो गया है, समझ आ गई 7 आपको ओवर। प्रोबेबिलिटी की, यस सर। और कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है ना। यस। अब इसी तरह से बेटा इसी चीज़ को बेस बनाते हुए मैंने ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर ली, और अब हम अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, x p ऑफ x, ये 0, ये 3/8, ये 6/8 और ये 3/8, और आंसर हमारे पास आ जाता है 12/8। सिंप्लीफाई करें तो 3/2 इज इक्वल टू 1.5, ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हैड अपीयर्स इसका आंसर। जी बच्चों, ओके, यस सर। क्लियर है ओके। तमाम स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। यस सर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे यार तुम्हें शॉर्टकट मेथड की ज़रूरत है, हो जाए तो यस। अच्छा है। हैं? क्या यस मतलब सर, आप, है क्या जरूर। मतलब आप लोग ये एक नंबर की खातिर ये सारे वेरिएबल्स फाइंड करते फिरोगे, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी, फिर उनको मल्टीप्लाई और ऐड, और बाद में पता चले आंसर भी गलत हो गए और क्वेश्चन भी सिर्फ एक नंबर का था। और तुम्हें पता है यस जब सर, गलत होता एग्जैक्टली। है, तुम्हें पता है कि जब क्वेश्चन गलत होता है तो वो 3 नंबर का होता है, और जब ठीक होता है तो वो 1 नंबर का होता है। यस सर। यस सर, ऐसे ही।
तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यार इसके ऊपर शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर देना चाहिए, कर दें फिर। Yes, sir. एक्सपेक्टेड नंबर जब भी आप गौर से सुन लेना भाई, गौर से सुन लेना, एक्सपेक्टेड नंबर आप लोगों ने जब भी फाइंड करने हो तो आप ये देखें कि एक कॉइन के ऊपर हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। भाई कॉइन चाहे 10 मरतबा रिपीट करो एक्सपेरिमेंट को, चाहे 20 मरतबा, चाहे 7 मरतबा, चाहे 10 मरतबा, कोई गर्ज नहीं है। आपने ये सोचना है कि एक मरतबा अगर इवेंट अकर हो तो उस एक मरतबा के ऊपर हेड के आने के क्या चांसेस हैं। 1/2। जहाँ तक किसी को कोई इशू है ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में, एक मरतबा इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी कर लेंगे फाइंड, कोई भी इवेंट हो। यस सर। हाँ हो जाएगा। हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करवा देना है कि इवेंट कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है। 3 मरतबा। तो आंसर, तो आंसर 3/2 एक्सपेक्टेड नंबर है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सर पेड करना नेट इशू था। जी जी भाई मैं नौकर जनाब, आप बस हुक्म किया कि मैं तो बैठा ही इसीलिए हूँ। मेरी यह मजाल कि आपका नेट का इशू और मैं फिर रिपीट ना करूँ। सर नहीं पता ही नहीं चला नेट। भाई मैं नौकर जनाब, मैं नौकर, आप हुक्म करते रहा करें आप बस। आपका नेट का इशू और मैं पढ़ा दूँ, कसूर तो मेरा हुआ है ना, कि मैं इतना भी ख्याल नहीं रख सकता अपने स्टूडेंट्स का। हाँ जी अब देखें, टोटल 8 आइटम्स, उनमें से 2 डिफेक्टिव। एक्सपेक्टेड नंबर किसका फाइंड करना है। डिफेक्टिव। तो भाई एक डिफेक्टिव आइटम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 1/8। ओए ओए पागल यार, 2/8 सॉरी सर। फेवरेबल तो 2 है ना, जी सर। तो 2/8 प्रोबेबिलिटी बनेगी, 1/8 बनेगी हैं। 2/8। 2/8 सिलेक्ट कितने करने हैं। प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करवा दो सिलेक्शन के साथ, तो आंसर 6/8। सिंपलीफाई करूं तो 3/4 3/4 इज इक्वल टू 0.7। क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। यस सर। तो आप खुद देखो कौन से Yes, मेथड sir. को ज्यादा इजी है बाद वाला। बेटा, इसीलिए तो उसे शॉर्टकट मेथड कहा था। यस सर। आंसर दोनों सिचुएशन में इक्वल। अब अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूँ ना कि फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गुड आइटम्स, आप तो नहीं बता पाएंगे हैं। हाँ भाई आप तो नहीं बता पाएंगे ना। 1/4 बेटा सोच सोच ले, सुकून से सोच के फिर आंसर कर दे, कसम से मुझे कोई जल्दी नहीं है। Find the 9/4। expected number, find the expected number of defective items। शाबाश अबरार, well done बच्चे, good। expected number of good items, तो good items की probability क्या है। 9/4। good items की probability क्या है। 6/8 हो जाएगी। और मल्टीप्लाई बाय कितने आइटम सेलेक्ट किए। 3। तो हमारे पास 18 और 8 9/4। इज इक्वल टू 9/4। 2.25। 5 तो ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गुड आइटम्स आ गए। इजी है ना, यस सर। और इजी है Yes, ना। यस सर। और अब अगर आपसे यहाँ पे कह दे कि 7 कॉइन्स और टॉस्ड, तो फिर जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से। 7/2 7/2 3.5। 1/2 हो जाएगा। यस सर। हाँ 3.5
क्लियर? Yes, sir. तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया शॉर्टकट मेथड? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. Yes, अब sir. बेटा यहाँ पर Yes, देखिए sir. ये आप लोगों के सामने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल जिसे ई एक्स से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है हमारे पास ये समीशन एक्स पी ऑफ एक्स। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। और Yes, sir. यही अगर आपसे कहते हैं मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल तो उसका मतलब भी सेम ही है कि समीशन एक्स पी ऑफ एक्स फाइंड करके दे दें। डन? Yes, sir. और अगर आपसे कहा जाए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ और रैंडम वेरिएबल तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस समीशन एक्स पी ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। और समीशन एक्स पी ऑफ एक्स को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड नंबर। Expected number. तो इसीलिए Yes, sir. एक्सपेक्टेड नंबर का स्क्वायर साथ में लिख दिया। Yes, sir. भाई इसको रिप्लेस करते हैं। तो ये इसके स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। और अगर इसका वेरिएंस बताना हो तो फिर अंडर रूट नहीं लगाएंगे तो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल हमारे पास आ जाएगा। ओके? Yes, sir. अच्छा, इसमें हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि पता नहीं ये फार्मूला कैसे बन गई है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये एक्सपेक्टेड नंबर के फार्मूले में तो किसी को कोई शक नहीं है। ये जैसे मैंने बनाया फ्रीक्वेंसी वाले फार्मूले के साथ तो इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है ना। No, sir. लेकिन अगर बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन Summation x minus x bar. ओए 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 क्या बोले जा रहे हैं? Sorry, sir. Summation fx square. Summation. Summation F. समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ होल के स्क्वायर का अंडर रूट। जी चैप्टर 12 में ये स्टैंडर्ड डेविएशन याद है आप लोगों को? Yes, Yes, sir. बेटा अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? P से Probability से. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से। तो बस अब भी आपने वही कुछ करना है। तो ये फार्मूला कुछ यूं बन जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स ओवर समीशन पी ऑफ एक्स। डन? Yes, sir. Yes, sir. माइनस समीशन एक्स पी ऑफ एक्स ओवर समीशन पी ऑफ एक्स होल का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। किसी को मसला इसमें? No, sir. अच्छा, No, sir. समीशन पी ऑफ एक्स का आंसर क्या होता है हमारे पास? 1. तो क्या मैं ये जरूर लिखूं अब? ना लिखा. तो यूं कर दूं समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस समीशन एक्स पी ऑफ एक्स होल का स्क्वायर Whole square. Yes, sir. अंडर रूट। Under root. हाँ Yes, sir. तो यही तो लिखा Yes, हुआ है, sir. ये देखो। Yes, sir. समझ गया. क्लियर? और Yes, एक्स sir. Yes, sir. समीशन एक्स पी ऑफ एक्स को एक्सपेक्टेड नंबर कहते हैं तो नीचे एक्सपेक्टेड नंबर मैंने कर दिया, अंडर रूट हटा दूं तो फिर वेरिएंस का फार्मूला बन जाएगा। डन? Yes, sir. बता देंगे ना ये चीजें उसे। इंशाल्लाह सर. बेटा ये ना फार्मूलाज आपसे पूछे जा सकते हैं कि इस वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन का फार्मूला क्या होता है, तो आपको फार्मूलाज याद, इसीलिए ये मैंने आपको फार्मूलाज बता दिए। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा भाई, क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में आता है तो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बता दिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बता दें कि ये रैंडम वेरिएबल है और ये इसकी प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू है, और आपसे कहते हैं कि एक्सपेक्टेड नंबर फाइंड करो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल फाइंड करो या वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल फाइंड करो। तो अब तो फार्मूलाज का पता है ना आप लोगों को? यस सर. तो वो आपने यूज़ नहीं करने। ओके,
ओके सर। तो आपने क्या करना है फिर, क्वेश्चन छोड़ देना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। शाबाश। तो कैलकुलेटर में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में प्रोबेबिलिटी को लिख देना। यस सर। फ्रीक्वेंसी के कॉलम में प्रोबेबिलिटी को लिख देना। तो मेरे ख्याल से अब तक लिख देना चाहिए था तुम लोगों को, पता है ना कैसे जाके लिखना है। यस सर, वही लिख रहे हैं। चलो एक्स के कॉलम में जल्दी से 0 1 2 3 लिखो, और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में प्रोबेबिलिटी लिख दो। और ऐसी की प्रेस करके दो। शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। Yes, sir. हो गई। और जाके जरा मीन की वैल्यू फाइंड करो। और ये मेथड उस वक्त है जब डाटा दे दे, तब ये मेथड अप्लाई करना है। तो जाके जरा 1.5 मीन की वैल्यू फाइंड करो। 1.85. क्या 1.5? 5 1.5 हाँ, हमजा ने कुछ और बोला था। तो ये एक्सपेक्टेड नंबर है, तो देखो पहले भी तो वही फाइंड किया था 1.5। यस सर। अच्छा, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से नहीं फाइंड हो सकता? हो सकता है सर। हो सकता क्या है वेरिएंस नहीं फाइंड हो सकता? हो हो जाएगा सकता है। सर। तो मैं फाइंड करके दूं ना, हैं? तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.866 0.0.7 0.866 और इसके वेरिएंस की फिर क्या वैल्यू है? 0.75। शाबाश। तो क्या फार्मूलाज की जरूरत है? नो सर, है बेटा, है। याद करने के लिए है सर। अगर अगर वो फार्मूला ही पूछ रहे हैं तो फार्मूला बस याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछते हैं तो कैलकुलेटर से करेंगे। डन। ओके सर। हाँ जी, अब किसी को कोई इशू वगैरह? नो सर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर सर, ये सिर्फ जी 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 क्वेश्चन 5 की समझ नहीं आई थी, ग्रेजुएट्स और अनग्रेजुएट्स वाला। वाह क्या बात है। इस लेवल पे जाके भी अगर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5 की नहीं समझ आई तो मुझे शर्म आ रही है, हैं? ग्रेजुएट्स और अनग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट्स वाला। नॉन ग्रेजुएट्स होते हैं, अनग्रेजुएट्स। तो एक कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? 20 उनमें से ग्रेजुएट्स कितने हैं 5 और बाकी कौन होंगे? 15 नॉन ungraduate ग्रेजुएट्स। नॉन ग्रेजुएट्स। ग्रेजुएट्स। हाँ, कितने सिलेक्ट करने हैं? 2 और वो दोनों के दोनों कौन होने चाहिए? graduate ग्रेजुएट्स। तो नॉन ग्रेजुएट्स में से कितने आएंगे? 0 तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 5C2 5C2 15 multiply multiple 15C0 C2 divided by और 20C2। 15C। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। Yes sir। बाकी तो सिर्फ सेकंड पार्ट। कैलकुलेटर। अच्छा, सेकंड भी हो जाता है। सेकंड में कह रहा है एटलीस्ट वन इज ग्रेजुएट। टोटल सिलेक्ट कितने करने हैं? 2। कहते हैं कम से कम उसमें भैया एक 2 पढ़ा लिखा बंदा हो। मतलब कम से कम यार एक ग्रेजुएट हो और दूसरा नॉन ग्रेजुएट हो और 2 सिलेक्ट। लेकिन उसने कहा है कि कम से कम एक ग्रेजुएट। मतलब कि भाई अगर दोनों के दोनों ग्रेजुएट्स हो जाएं फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो नॉन ग्रेजुएट्स में से कुछ भी ना लो। तो फिर इसके साथ ऐड कर देंगे 5C1 मल्टीप्लाइड बाय 15C1। ये 2 ऑप्शन बन जाएंगे और डिवाइडेड बाय 20C2। Yes sir। ओके अबरार। ओके सर। जी सर। और कोई क्वेश्चन किसी का चैप्टर 15 में से? नो क्वेश्चन। अच्छा बेटा, चैप्टर 15 का क्वेश्चन बैंक अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम लोगों से। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो रह जाएगा। Yes sir इंशाल्लाह। Okay, sir. अब आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।